हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे थर्मोकेमिस्ट्री का, और उस सीक्वेंस में आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, हमको नीट में भी मिलेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री के नाम पे ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। उनके क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा IIT मेंस एडवांस सब में। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन दो टर्म है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी। ये भी बड़ा कन्फ्यूजिंग टर्म है, तो आज दोनों को समझते हैं कि कब दोनों बराबर होते हैं, कब नहीं होते हैं, क्या है, और क्वेश्चन के साथ साथ फिर से सबसे इम्पोर्टेंट है यार, क्वेश्चन बिना क्वेश्चन के तो कोई मतलब है नहीं। तो शुरू करते हैं, एक एक टर्म को हम समझते जा रहे हैं। थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड एक एक वर्ड को हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से डेफिनेशन तो लिख रहे हैं। डेफिनेशन तो बहुत बेसिक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन के माध्यम से उसको समझना। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड। ये हमेशा एंडोथर्मिक होता है भाई, सिंपल सी बात है। एक लाइन बोलें तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए दी जाने वाली एनर्जी, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए दी जाने वाली एनर्जी, और कुछ तो है नहीं। तो इट इज डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड, एंडोथर्मिक हमेशा, टू ब्रेक अ पर्टिकुलर बॉन्ड ऑफ, अब इम्पोर्टेंट बात आ रही है, ऑफ gaseous molecule into gaseous atoms। अब ये जरा ध्यान देना, into gaseous atoms, यही दोनों बातें मेन हैं। बॉन्ड एनर्जी कहीं नहीं बोल सकते भाई। मैंने बोला था कोई भी रिएक्शन होगा तो कुछ एनर्जी, ठीक है, कुछ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, कभी मिलेगा, कभी ठीक है, कभी लगेगा, लेकिन उस एनर्जी का नाम कर देंगे एंथैल्पी। देखिए, कभी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं, कभी एंथैल्पी ऑफ सम कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन जब ये नाम आप बोलते हैं तो उसके साथ कुछ खास कंडीशन एसोसिएट रहती है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में भी कंडीशन एसोसिएट है। द रिएक्टेंट शुड बी इन गैसेस फेज, रिएक्टेंट शुड बी इन गैसेस फेज एंड प्रोडक्ट शुड बी गैसेस एटम्स। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉन्ड एनर्जी ऑफ, सॉरी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये कहीं मेंशन है, BD मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी शॉर्टकट में, ऑफ H2। अगर कहीं लिखा है इज 436 किलो जूल पर मोल, मान लो कहीं लिखा मिल गया। हम ये नहीं पढ़ रहे कि भाई कोई डेटा लिखा है तो उसको क्या पढ़ेंगे, आप उस डेटा से क्या रिएक्शन लिखना चाहेंगे, वो डेटा किस रिएक्शन की ओर डिनोट कर रहा है। यही तो है, यही डेफिनेशन पढ़ने का फ़ायदा है। तो ये डेटा, इसका मतलब अगर ये कहीं लिख गया कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 इतना है, 436 किलो जूल पर मोल है, तो अब इसका क्या रिएक्शन लिखना चाहोगे। तो रिएक्शन क्या होगा, H2 से बनना चाहिए क्या, H एटम, रिएक्टेंट से एटॉमिक फॉर्म में, लेकिन एटम कैसे, गैसियस एटम बने चाहिए। कितने, 2। रिएक्टेंट भी गैसियस फेज में होना चाहिए। ये रिएक्शन है, टू ब्रेक अ पर्टिकुलर बॉन्ड ऑफ ए गैसियस मॉलिक्यूल इनटू गैसियस एटम। देखो जरा ये एनर्जी, अरे ऐसे ना, H2 का स्ट्रक्चर यही तो होगा, H2, H बॉन्ड H, गैसियस। तो इस बॉन्ड को, जो बॉन्ड है H बॉन्ड H, इसको तोड़ने में, इसका मतलब ये है, एक मोल अगर H2 रहेगा, एक मोल H2 पर मोल लिखा है, पर मोल ऑफ H2, तो उसके इस बॉन्ड को तोड़ने में टोटल एनर्जी लगेगी 436 किलो जूल। एक मोल हाइड्रोजन में इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको वही होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नोट करो, टू ब्रेक ए पर्टिकुलर बॉन्ड ऑफ ए गैसियस मॉलिक्यूल, इंपॉर्टेंट है, गैसियस, रिएक्टेंट शुड बी इन गैसियस फेज, इंपॉर्टेंट है, इसमें कहीं नहीं बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हैं। द रिएक्टेंट शुड बी इन गैसियस फेज, साथ में द प्रोडक्ट शुड बी ऑल्सो गैसियस एटम्स। एक और देखें, एक और देखें, मान लो कह दिया है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HCl इज इक्वल टू X, जो भी वैल्यू पता नहीं क्या, X किलो जूल पर मोल, हम डेटा देखेंगे क्वेश्चन में होगा। मान लो क्या लिखा है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी HCl की इतनी है, X है, तो आप क्या लिखना चाहेंगे। चलिए लिखते हैं। तो क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट शुड बी गैसियस, H बॉन्ड Cl होता है ना, HCl में क्या होता है, H बॉन्ड Cl, गैसियस रिएक्टेंट होना चाहिए। वो डिकम्पोज होकर क्या बनना चाहिए, गैसियस एटम। कौन से एटम है, H गैस एटमिक फॉर्म में, और Cl एटम गैसियस फॉर्म में। ठीक है, इसके लिए एनर्जी ये कह रहे हैं कि X लगेगा।
x किलो जूल पर मोल ऑफ एक मोल के लिए, एक मोल HCl को पूरा ब्रेक करने के लिए गैसियस एटम में x किलो जूल एनर्जी लगेगा। ये हो गया। HCl शुड बी इन गैसियस फेज, इम्पॉर्टेंट है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ शुड बी इन गैसियस फेज, ठीक है। उधर गैसियस एटम चाहिए, लेकिन गैसियस चीज़ तो रहनी चाहिए, नहीं तो बॉन्ड एनर्जी तो नहीं बोल पाएंगे भाई। ऐसा नहीं है कि यहाँ HCl कुछ भी हो, ठीक है। कोई और कंपाउंड किसी सॉलिड में हो सकता है, कोई कंपाउंड लिक्विड स्टेट में हो सकता है, लेकिन वहाँ भी एनर्जी लगेगी, लेकिन उस एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी तो नहीं बोल सकते, सॉरी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो नहीं बोल सकते। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलना है तो इंश्योर रखें कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी बोथ शुड बी इन गैसियस स्टेट, ये ठीक है। गैसेस और वो गैसेस एटम गैसेस ही है, ये इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस ध्यान में रखना, नहीं तो क्वेश्चन मिस हो जाएगा। अभी क्वेश्चन में आएगा, करेंगे, लिखेंगे भी, बिल्कुल लिखेंगे, मेन तो वही है यार। अब ये हो गई बात बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। अब एक और इससे से रिलेटेड टर्म है बॉन्ड एनर्जी। अच्छा तुम्हें दो एग्जांपल मैंने दिखाए, जरा ध्यान दो। दोनों एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें मॉलिक्यूल ऐसा था रिएक्टेंट जिसमें एक ही बॉन्ड था, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल था। देखो जरा, HH में भी एक ही बॉन्ड है, HCl में भी एक ही बॉन्ड है, लेकिन क्या सारे मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड होता है? सच में पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, उनकी बात क्या है? देखो जरा, आपने इनके लिए तो बात कर दी कि भाई एक बॉन्ड है, एक पर्टिकुलर बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, H बॉन्ड Cl, Cl बॉन्ड Cl, इस टाइप की बात। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हमने दोनों एग्जाम्पल लिए हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, लेकिन मॉलिक्यूल को डाई एटॉमिक तो होते नहीं है। जैसे CH4 चार बॉन्ड है इसमें, 4 C बॉन्ड H। तो अब देखिए इनके लिए, तब यहाँ पे दूसरा टर्म आता है। अब एक टर्म आता है बॉन्ड एनर्जी, चाहे बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एनर्जी इट इज द एवरेज, ध्यान में रखना, एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। It is the average bond dissociation energy of a particular bond dissociation energy of a particular bond in a gaseous compound। खासकर जब पॉलीएटॉमिक होगा तब ये टर्म वर्ड आएगा। देखिए एवरेज का मतलब क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH4 इजकल टू, मान लें लगभग 1700 होता है किलो जूल, इसका मतलब ये है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH4 मान लेते हैं CH 1700 किलो जूल है। अब जरा देखो, यहाँ से हम बॉन्ड एनर्जी ऑफ ये है, ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं इस रिएक्शन का, मान लेते हैं ऐसे, बेहतर वर्ड है। इफ एंथैल्पी ऑफ बेहतर वर्ड लगेगा, डिसोसिएशन ऑफ CH4 इजकल टू 1700 किलो जूल पर, मान लेते हैं लगभग डेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि CH4 गैसियस से क्या बनना चाहिए, C गैस और 4H गैस, गैसियस, सब कुछ गैसियस, यही बॉन्ड होनी चाहिए। C ये कह रहे हैं 1700 है, कहीं लिखा है बॉन्ड, लिखा है एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH4, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH4 इज 1700 किलो जूल पर मोल। उसका मतलब क्या रिएक्शन है कि CH4 गैसियस, रिएक्टेंट शुड बी इन गैसियस फेज, शुड ब्रेक इनटू C गैसियस एटम एंड 4H गैसियस एटम। इस रिएक्शन की एंथैल्पी दिया है 1700। अब जरा देखो, अब यहाँ से कोई पूछे कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ C बॉन्ड H कितना होगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं C बॉन्ड H की बॉन्ड एनर्जी, C बॉन्ड H की बॉन्ड एनर्जी निकाल सकते हैं। क्यों? CH4 में कितने बॉन्ड है C बॉन्ड H? 4। CH4 में बनाया था ना, जानते ही टेट्राहेड्रल, 4 C बॉन्ड H है। 4 C बॉन्ड H को ब्रेक करने के लिए टोटल एनर्जी कितनी लग रही है? 1700। 4 C बॉन्ड H को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है? 1700। तो इसका मतलब एक C बॉन्ड H की एनर्जी कितनी होगी? अरे सिंपल है, 4 C बॉन्ड H की एनर्जी 1700 है, देखिए कितनी हो गई, 1700 बटा 4 जो भी है,
अरे CH4 की टोटल, भाई CH4 को टोटल अगर ब्रेक करना है, सोचो जरा, सिंपल सी बात है, CH4 को अगर टोटल ब्रेक करना है तो 4 C बॉन्ड H तोड़ना होगा, 4 C बॉन्ड H तोड़ना होगा। उनकी टोटल एनर्जी कह रहा है कि 1700 लग रहा है। चारों को तोड़ने के लिए टोटल एनर्जी बहुत सिंपल है, 1700 लग रहा है। तो एक को तोड़ने के लिए कितना लगेगा? 1700 बटा 4। अच्छा, अब मैं बता दूँ इन्फॉर्मेशन, अब सच्चाई सुनिए। मैं बता दूँ कि C बॉन्ड H एवरेज लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है एवरेज बात। वैसे हम निकाल नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये जान लीजिए। आप सोचिएगा भाई, जो भी निकालेंगे आप पहले 1700 बटा 4 कितना आएगा, चलो देख लेते हैं 1700 बटा 4 कितना आता है। अभी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, रियलिटी कुछ और है, रियलिटी कुछ और है बाबू। 425, ठीक है, ये बहुत ध्यान में रखने की बात है। अब जो लिखा जा रहा है, हर एक वर्ड फोकट में नहीं लिखा गया, एवरेज लिखा गया है। हम ये तो निकाल सकते हैं कि CH4 को पूरा ब्रेक करने के लिए 1700 जूल एनर्जी लगेगा, लेकिन आप ये मत बोल देना कि 400, हर एक C बॉन्ड H को ब्रेक करने के लिए एक्चुअल में 425 नहीं लगेगा एनर्जी, ठीक है, एवरेज है ये। तुम्हें लग रहा होगा, इस डेटा के हिसाब से आपको लग रहा होगा, जरा सोच, मैं बता दूँ सच्चाई, ठीक है, आपको ये लग रहा होगा भाई 4 C बॉन्ड H है, हर एक C बॉन्ड H को ब्रेक करने के लिए सर ने तो निकाल ही दिया है कि 425 किलो जूल एनर्जी लगा होगा, इसलिए टोटल 1700 हो गया। लेकिन रियलिटी यही है कि हर एक C बॉन्ड H की एनर्जी बराबर नहीं है, नहीं आएगी कभी किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है। मैं बता दूं, इसकी बॉन्ड एनर्जी X1, X2, X3 और X4 होगी। हम बस लमसम बता सकते हैं कि लमसम सब कितना है, 425। हाँ, मिला जुला के 1700 है, टोटल मिला जुला के 1700 है। X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 ये हम निकाल सकते हैं, 1700 किलो जूल है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि हर एक की वैल्यू 425 है, ये एवरेज वैल्यू है ना, हमारे पास कोई उपाय है निकालने का, सच्चाई यही है, ठीक है। कोई पूछ देगा क्या सब X1 X2 X3 सब मिला के 400 सब इक्वल 425 है? नहीं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 425 लिखना है। रियलिटी समझ लो, एवरेज है ये। बोल देना कि सर बात है कि हमारे पास कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है जो इंडिविजुअल बॉन्ड एनर्जी बता पाए, जो कि सही बात है, X1 X सब अलग अलग है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम राउंड ऑफ करके बोल सकते हैं कि एवरेज पे सब 425 के आसपास आएगा। यही रियलिटी है, यही रियलिटी। अगर आप बोलेंगे ये तो समझ जाएगा सामने कि पढ़ा लिखा है बंदा। ये मत बताना नहीं अरे सर 1700 है तो सबका X1 इक्वल टू 425, X2 इक्वल टू 425, सब इक्वल टू 425, गलत है, नहीं है। हम बोल सकते हैं लगभग 425 के बराबर सब है। मैंने बोला ना, एवरेज निकाल सकते हैं। इंडिविजुअल बॉन्ड एनर्जी के बारे में बहुत मुश्किल बताना, खासकर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। इंडिविजुअल बॉन्ड की बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी बताना बहुत मुश्किल है, एवरेज बता सकते हैं। हमने टोटल निकाल सकते हैं, टोटल 1700 लगा, इन चारों का सम हम निकाल सकते हैं। हमारे पास जुगाड़ है कि हम इन चारों का सम बता सके 1700, लेकिन एक बॉन्ड की एनर्जी क्या वाकई 425 होगी 1700 बटा 4? नहीं, हम बोलेंगे हाँ लमसम 425 होगी, यही एक्यूरेट है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम करना तो यही है, एवरेज पे ही फोकस, इसलिए एवरेज लिखा गया है। बहुत अंतर है एवरेज और एक्चुअल में, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, नहीं। किसी मॉलिक्यूल में भी सेम टाइप की जो लग रहा है ना सब C बॉन्ड अच्छी हैं तो सबकी एनर्जी तो 425 होनी चाहिए, निकाल तो दिया सर ने, लेकिन सही में नहीं है, एवरेज है वो। मतलब लगभग X1 इक्वल टू X2 अप्रॉक्सीमेटली 425 के बराबर है। आई होप कि आप एवरेज का मतलब समझ रहे हैं। तो मैं ही बोलना कि सर X1 X2 तो हम एक्चुअल नहीं बता सकते ना, हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन है, लेकिन इस डेटा के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि लमसम सब 425 के बराबर है, लमसम एवरेज, दैट इज ओके, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा, क्या बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी सेम है? बिल्कुल। अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसमें एक ही बॉन्ड है तो उसके लिए बॉन्ड एनर्जी बोलो चाहे बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी बोलो, अरे सिंपल सी बात है। अरे यार देखो ना, ठीक है, देखो जरा, मान लो ये लिखा है तो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी हम निकाल, यहाँ पे जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी निकाला है वो क्या है? एवरेज है। मान लो कोई लिखे H2 का बॉन्ड एनर्जी, लिखो H2 का बॉन्ड एनर्जी तो क्या लिखो, H2 से 2H, ये नहीं बनेगा। H2 के बॉन्ड एनर्जी का रिएक्शन लिखो, ये लिखो। H2 के बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का लिखो, यही लिखोगे। चाहे बॉन्ड एनर्जी बोलिए H2 का 436 किलो जूल पर मोल होता है, चाहे बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, तो हम बोल सकते हैं कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी क्या होता है? सेम होता है। डायटोमिक में लिए हमेशा नहीं, पॉलीएटॉमिक में तो बहुत सारे बॉन्ड हो जाएंगे, चाहे तो नोट कर लो। फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी आर सेम, अदरवाइज दे आर डिफरेंट।
हाँ ये बात है कि क्वेश्चन में हम लोग अल्टरनेटिव यूज करते हैं, कोई इतना सोचता नहीं है, कभी उसी को बॉन्ड एनर्जी कभी उसी को बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी बोल देते हैं, लेकिन चलता है, सब चलता है। लेकिन डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एनर्जी बोली चाहे बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी, एक ही बॉन्ड है तब क्या, सबसे। तो आई होप कि आप एवरेज वाली बात समझ रहे होंगे। प्लीज़ ये सब सच्चाई है, यही सच्चाई है। x1 x2 एक्चुअली कितने होंगे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। हमारे पास जो भी डेटा है, जब थर्मोकम्बस्टन रियल होता है, ये नहीं कि कुछ फालतू में लिखा जा रहा है ना, सही है, सब डेटा है, निकाला है हमारे पास से, है ना। एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स है जिससे हम निकाल सकते हैं बॉन्ड एनर्जीज, है ना। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं, हमारे स्पेक्ट्रोमेट्री, बहुत कुछ है, ये सब रियल है, हवा में नहीं झूठ मूठ का सवाल कराया जा रहा है, बस समझना चाहिए सब। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सी बातें रियल है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है वो आपको सिखा रहे हैं, तो समझ, ठीक है। ध्यान देना, कब बोलेंगे सर CH4 में 4 C बॉन्डेज है, उनकी अलग अलग एनर्जी है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम उनको निकाल सकें, हम उनका एवरेज लगभग 425 बता सकते हैं, इतना ही हमारे पास जुगाड़ है। आई होप कि ये सेंटेंस क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। देखो क्वेश्चन है क्या, चलिए पहले बेसिक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इसका कैलकुलेट डेल्टा एच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है। देखो जरा, ये CH3Cl गैसेस से क्या बन रहा है, अब देखो गैसियस रिएक्टेंट क्या बनना है सामने, गैसियस सेट, मतलब इस रिएक्शन में जो भी एनर्जी लगेगी वो बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी, है कि नहीं। इसकी बॉन्ड एनर्जी तो होगी, इस रिएक्शन की जो भी एनर्जी आएगी वो बॉन्ड एनर्जी अब दिस होगी, तो बस निकाल लेंगे कितना होगा टोटल। कितने हैं बॉन्ड, C बॉन्ड Cl कितना है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच, इस रिएक्शन का डेल्टा एच कितना होगा। अरे यार सबको तोड़ दो, सबको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, कितना, C बॉन्ड Cl कितने हैं, 2 × 326 लगेगा। अरे 2 C बॉन्ड Cl उनको तोड़ने के लिए एनर्जी प्लस 2 × वो सिंपल क्वेश्चन है समझने के लिए, बस 415 ये टोटल एनर्जी लगेगा, निकाल लेना, ये तो तुम कर ही सकते हो। 2 C बॉन्ड H उनकी एनर्जी, 2 C बॉन्ड Cl उनकी एनर्जी। लेकिन बता दो मैं, ये C बॉन्ड H समझना कि दोनों का इक्वल नहीं है, यही समझना है आपको। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में सबका, जबकि तुम्हें लग रहा है ना कि दोनों C बॉन्ड H का 415 होगा, एग्जैक्टली नहीं, लगभग एवरेज पे 415 होगा। इंडिविजुअल से निकालने हमारे पास एक जुगाड़ नहीं है, तो वो कुछ अलग अलग होगा। जब इन दोनों C बॉन्ड H की बॉन्ड एनर्जी एक्चुअल में कुछ अलग अलग आएगी हमारे पास जो, लेकिन हम जो सेटअप है, जो हमारे पास जुगाड़ है, जो हमारे पास डिटेल्स है, डेटा है, उस हिसाब से हम बता सकते हैं। हाँ, लेकिन एवरेज पे वो 415 होगा, समझना है, इसलिए एवरेज निकाल लेना, ये डेल्टा आ जाएगा। और क्या क्वेश्चन है, चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 बस लिख लेना चाहिए, H2 का इतना है, Cl2 का इतना है, HCl का बॉन्ड एनर्जी इतना है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl बताइए। कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। तो फिर से वही अप्रोच, पहले हेस लॉस निकालेंगे, फिर हम लोग शॉर्टकट पिन अपना लेंगे। पहले हेस लॉ करें, डिटेल करेंगे, पहले क्वेश्चन पहले डिटेल में सॉल्व करेंगे, फिर उसका शॉर्टकट भी निकालेंगे। H2 की बॉन्ड एनर्जी 104 है, इसका मतलब लिखो, H2 की बॉन्ड एनर्जी दिखाना है, तो H2 गैस से क्या बनना चाहिए भाई, गैसियस रिएक्टेंट से गैसियस प्रोडक्ट, वो भी गैसियस एटॉमिक फॉर्म है। इस रिएक्शन में जो भी एनर्जी लगेगा वो क्या कहलाएगा, H2 की बॉन्ड एनर्जी। खैर इसके लिए तो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी सेम ही है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो डेल्टा एच इसका कितना होगा, 104। फिर Cl2 से 2Cl लिख भाई, लिखा है वो क्या करना, क्या मतलब है सब पढ़ने का कि भाई जो अगर लैंग्वेज में लिखा है तो उसको आप रिएक्शन में लिख सकें। पूरा पर्पज यही है कि कोई चीज़ लैंग्वेज में लिखा है तो उसका रिएक्शन लिख लो बस, उसके बाद तो अपना ही सब। H2 का कितना है, 58। फिर HCl का, HCl गैस से क्या बनना चाहिए, H गैस, अभी लिख भी रहा था मैं, Cl गैस, इसका डेल्टा H दिया हुआ है 103। ये 103 क्या हो गई, HCl की बॉन्ड एनर्जी। हम ध्यान से देखो, गैसियस रिएक्टेंट से एटॉमिक गैस बनना चाहिए, गैसियस एटम्स बनने चाहिए,
गैसेस रिएक्टेंट से गैसेस एटम, उसमें जो एनर्जी लगेगी वही बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। बहुत सिंपल। अब इन तीनों डेटा के हिसाब से हमको निकालना है HCl गैस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो हमने पहले पढ़ा है। तो उसको लिखो, HCl गैस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, एलिमेंट से हाफ H2 गैस प्लस हाफ Cl2 गैस। पढ़ लिया हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखते हैं, एक मोल प्रोडक्ट बनना चाहिए अपने एलिमेंट से, एलिमेंट के स्टैंडर्ड फॉर्म से H2 होता है, Cl2 होता है, क्लोरीन Cl नहीं होता नेचर में, Cl2 होता है। अब इस रिएक्शन का एंथैल्पी हमको निकालना है। चलिए, दिख रहा है 3 रिएक्शन दिया है, चौथे का निकालना है। हेस लॉ ये नहीं करेंगे तो क्या करना होगा, हाफ H2 चाहिए, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम हाफ से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से, और इस रिएक्शन को घटा देंगे। मतलब चलो नंबरिंग करते हैं, ये रिएक्शन 1 है, ये रिएक्शन 2 है, ये रिएक्शन 3 है, ये रिएक्शन 4 है। तो रिएक्शन 4 मैं लिख दे रहा हूँ, रिएक्शन 4 जो होगा वो कैसे आएगा, जो काम रिएक्शन में होगा वही एंथैल्पी में भी हो जाएगा। ध्यान देना, जो काम रिएक्शन में होगा वही एंथैल्पी में भी हो जाएगा। रिएक्शन 4 कैसे आएगा, तो हाफ रिएक्शन 1 हाफ इंटू रिएक्शन 1, हाफ ब्रैकेट में कर दो, हाफ प्लस हाफ ब्रैकेट में रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2, समझना ध्यान से, हाफ ब्रैकेट में रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2 माइनस रिएक्शन 3। आप देखो, खुद करके देखो, ऐसा करेंगे तो ये डिजायर्ड रिएक्शन आ जाएगा। खुद देखो भाई, रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2 का जोड़ के हाफ कर देंगे, उसमें से रिएक्शन 3 घटा देंगे तो हम मेन रिएक्शन हमारा ये वाला आ जाएगा 4 नंबर। अब जो काम रिएक्शन में करेंगे वही एंथैल्पी में होता है। हेस लॉ तो यही बोलता है कि अभी हमने पढ़ा है बिल्कुल। तो इसका मतलब डेल्टा H जो निकालना है वो क्या होगा, हाफ ब्रैकेट में डेल्टा H1 104 प्लस 58 Cl2 का माइनस HCl का 103। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। चलो जोड़ते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ से डायरेक्ट हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला भी आ जाएगा, लेकिन पहले ही तो समझो, पहले इसको समझो, फॉर्मूला तो आ ही जाएगा। उसमें क्या है, 104 प्लस 58 माइनस 22, यहाँ से आ रहा है माइनस 22 किलो जूल पर मोल। पता नहीं डेटा किस में था, मुझे याद नहीं, शायद किलो कैलोरी होगा या गेस, किलो कैलोरी होना चाहिए, किलो कैलोरी था डेटा। छोड़ो, वो सब क्वेश्चन में लिखा रहता है, हमको क्या करना है, किलो कैलोरी पर मोल माइनस 22। अब यहाँ से फार्मूला हमारा बनता है बॉन्ड एनर्जी वाले टर्म में। फिर से मैं याद दिलाऊँ तो जब फॉर्मेशन, मैंने बोला था जब फॉर्मेशन का डेटा दिया है सब कुछ, तो क्या करते हैं, टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। कंबशन दिया है तो हमने किया है पहले, टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, सॉरी टोटल एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब बॉन्ड एनर्जी दिया है तो क्या, यहीं से दिख रहा होगा बच्चों को। आपने क्या किया, ये क्या है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, H2Cl2 रिएक्टेंट है, Cl प्रोडक्ट है। इनके बारे में क्या दिया है, H2 का बॉन्ड एनर्जी, Cl2 का भी बॉन्ड एनर्जी दिया था, HCl का भी दिया था, जो भी चीज़ें उनका बॉन्ड एनर्जी दिया है इस बार। तब दिख रहा है यहाँ से कि अगर बॉन्ड एनर्जी का डेटा दिया है तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन क्या होगा, टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बन गया फॉर्मूला, शॉर्टकट आ गया। तब लिखो आप शॉर्टकट में, इफ बॉन्ड एनर्जी data is given, then enthalpy of reaction is equal to total bond energy of reactant minus total bond energy of product। ये बन गया फॉर्मूला, नोट करो। लेकिन ये फॉर्मूला कुछ करके आया है, उसको समझिएगा तब,
नहीं तो बहुत ठीक है परेशान हो जाएंगे। अगर कोई रिएक्शन दिया उसका एंथैल्पी चेंज पूछा गया है, अगर मिलाइए क्या रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबके बारे में बॉन्ड एनर्जी का डेटा दिया है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, तब लगा सकते हैं जल्दी करने के लिए। नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं एक और। टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन आपको बहुत नीट वगैरह मिलेगा, बॉन्ड एनर्जी वाला बहुत आता है, देखिएगा पीआई में सबसे फेमस है, नीट के लिए बहुत फेमस, थर्मोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन में बॉन्ड एनर्जी वाला क्वेश्चन बड़ा फेमस है। देखते हैं, चलिए इस फॉर्मूले से करेंगे। फाइंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ C2H4 गिवन बॉन्ड एनर्जी ऑफ C बॉन्ड C CD ये सब दिया हुआ है, बॉन्ड एनर्जी दिया है, क्या निकालना है C2H4 का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन जानते हैं हम। C2H4 क्या है, अरे एथीन रिएक्शन पढ़ा है हमने, बिल्कुल 10th में पढ़ा हमने। जब एथीन का रिएक्शन H2 से कराते हैं तो क्या बनता है एथेन, ठीक है, वनस्पति तेल से घी बनाने वाला रिएक्शन है ये, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इन हाइड्रोजनेशन, ठीक है। जब एथीन का रिएक्शन H2 से कराते हो तो क्या बनता है एथेन, देखो यही बनता है एथेन। सब लोग गैस हैं, सब लोग गैस हैं तो हम बॉन्ड एनर्जी के बारे में सोच सकते हैं। इधर भी गैसियस, सब गैसियस है, लिखा नहीं है मैंने। अब इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना है हमको, इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना है डेल्टा H। तो क्या हम अब देखते हैं, C डबल बॉन्ड C का बॉन्ड एनर्जी दिया है, C बॉन्ड H का दिया है, H2 का दिया है, उधर दिया है सबका, C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड H सब दिया है। तो क्या हम बॉन्ड एनर्जी का फॉर्म लगा दें, बिल्कुल लगा सकते हैं। जो भी चीज़ें दी हैं रिएक्टेंट चाहे प्रोडक्ट, सबका बॉन्ड एनर्जी का फॉर्म इन्फॉर्मेशन दिया है, तो हम वही फॉर्मूला रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है। जब ठीक है पहले इंश्योर कर लेंगे, फट से मत कर देना, देखें गलत हो जाएगा। पहले इंश्योर किया कि जो भी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट, सबके बारे में बॉन्ड एनर्जी का डेटा दिया हुआ है, तब हम फॉर्मूला टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। ये सब इंश्योर करना भाई मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, डिस्क्लेमर। तो टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट डेल्टा H क्या होगा इस रिएक्शन का, टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब जरा ध्यान देना, रिएक्टेंट में क्या है H2 है, H2 की बॉन्ड एनर्जी कितनी है 431 प्लस C2H4, C2H4 में क्या है एक C डबल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड C की एनर्जी 607, फिर 4 है C बॉन्ड H, C बॉन्ड H की एनर्जी 4 × 410। अरे एक C बॉन्ड H का 410 है, 4 है तो 410। ये टोटल हो रिएक्टेंट का, माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट। C सिंगल बॉन्ड C का दिया होगा 336, C सिंगल बॉन्ड C का एथेन में 336, कितना है सॉरी 336 दिया है। C बॉन्ड H का 6 है, कितने एथेन में कितनी C बॉन्ड H है 6 है, देख लो गिन लो 6 C बॉन्ड H है, तो प्लस 6 × 410। क्या यहाँ से निकाल लेंगे आप, मैं नहीं करूँगा, मैं क्यों करूँ, आप समझिए भाई, आप तो समझदार है, इसमें क्या है, गुणा भाग तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ये निकाल लेना आंसर आ जाएगा। लेकिन समझो ये कब फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये नहीं फट से कहीं लिख देना, बन मुँह बन जाएगा। ये था बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कैसे करते हैं, क्या मतलब है, कब बराबर होते हैं, क्या बराबर नहीं होते हैं, कैसे इनको क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। तो और अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एटमाइजेशन का, हीट ऑफ एटमाइजेशन की बात करेंगे जो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसी का समझिए कि सेकंड पार्ट है, जरूर उस लेक्चर को देखिएगा इसके बाद, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। फिर इनके क्वेश्चन भी हम उसमें भी लाएंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में, तो जरूर देखिएगा उस लेक्चर को भी। अगर आपको लेक्चर पसंद है तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बीच में शेयर करें, और कुछ कमी रह जा रही हो, कोई बात ना समझ में आ रही तो आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के साथ साथ। थैंक यू।